अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट कौनैन आपके साथ एक खूबसूरत से एपिसोड के साथ दोबारा मौजूद हूं और आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर लीडर मौजूद हैं पीपी के, जिनका नाम है जनाब एनडी खान साहब। कैसे हैं सर आप? शुक्रिया, मेहरबानी। ठीक है आप? आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है? सर एक सवाल है, किस बात या वाकये ने आपको सियासत की तरफ राग़िब किया? देखिए, कोई से इवेंट्स होते हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता है कि किस इवेंट्स का पैकेज क्या है। मेरी अपनी तालीमी ज़िंदगी में और तदरीसी ज़िंदगी में एक उस्ताद की हैसियत से पढ़ाते हुए एक ऐसा इवेंट आया कि जिसने मुझे सियासत की तरफ मोटिवेट किया। और वो इवेंट ये था कि इस मुल्क में जब मैंने देखा कि डेमोक्रेसी नहीं, जमहूरी निज़ाम नहीं, बल्कि आमिर डिक्टेटर्स जो हैं जमहूरियत के नाम पर अपनी ज़बरदस्ती मुसल्लत की हुई हुकूमत को कायम व दायम रखना चाहते हैं, तो ये दैट वाज ए डिफाइनिंग इवेंट इन माय लाइफ। और उस वक्त सियासत का इतना नाम निशान भी नहीं था। आई थिंक दुनिया में या पाकिस्तान में सियासत बहुत ही कम लोग करते थे। जी, मैं जिस वाक़े की तरफ तस्करा कर रहा हूँ, अयूब खान की आमरीत थी जो सालहा साल से मुल्क के ऊपर मुसल्लत था और जिसने बाद में फिर एक बुनियादी जमहूरियत का ढकोसला बनाकर अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने की कोशिश की। तो दैट वाज एन इवेंट विच एजिटेटेड मी, इंतशार पैदा किया मेरे अंदर कि ये तो जमहूरियत नहीं है। एक आदमी गैर मुंतखब तौर पर वर्दी पहन कर बैठ गया इस मुल्क के ऊपर, कह रहा है मैं जमहूरियत चला रहा हूँ। बुनियादी जमहूरियत का एक ढांचा बनाया जो मेरी अपनी इस तरह के अंदर जमहूरियत में कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो पार्लियामानी जमहूरियत होती या सदारती जमहूरियत होती, ये क्या है बुनियादी जमहूरियत? तो मैं ये समझता हूँ इट वाज़ एन इवेंट जिसने डिफाइंस पैदा किया मेरे अंदर। तो बहैसियत उस्ताद के मैंने अपने लेक्चर्स को मोटिवेट किया इसी तरफ एडुकेट करने के लिए अपने तालिब इल्म। बस वो बात कमरे से निकल कर पूरे मुल्क में फैल गई। और उस वक्त आप कहाँ थे? किस लाइफ, कॉलेज का लाइफ था, यूनिवर्सिटी का या स्कूल का, जब आपको ये सोच आया कि मुझे मैं जिसका तस्करा कर रहा हूँ वो एक उस्ताद की हैसियत से जामिया में पढ़ा रहा था। तो वहाँ ये एक सिचुएशन जब पैदा हुई ना, तो फिर इस बात के तस्करे ने सारे शहर के अंदर शोहरत पाई। तो दूसरे कॉलेजेस के अंदर तुलबा ने कहा कि अच्छा उनका लेक्चर सुनने हम भी जाएंगे। तो एसएम कॉलेज से, नबी बख्श कॉलेज से, कराची यूनिवर्सिटी से जो प्रोग्रेसिव लिबरल जहन के तालिब इल्म थे, उन्होंने मेरे लेक्चर्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। तो वो लेक्चर नहीं रहा, जलसे आम बनता चला और गया। ये जद्दोजहद कहाँ से स्टार्ट किया आपने? कराची से? ये कराची से। ये उस दौर की बात है जब ख़ास तौर से जो उसने जोर पकड़ा वो जब अयूब खान ने अपने दौरे हुकूमत के दरमियान ताशकंद का मुआहदा किया। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इख्तलाफ किया उनके साथ, क्योंकि सेल आउट हो गया 65 की वार के बाद। जब ये मरहला आया तो भुट्टो साहब ने फिर 66 में अयूब खान की वजारत से मुस्तफ़ी होकर पब्लिक में आ गए। बट दैट वाज ए वेरी हिस्टोरिक इवेंट। मैं ऐसे कहता हूँ कि तारीख़ में ये एक बड़ा लम्हा था जब अयूब खान की आमरीत से और उनकी वजारत से निकल के भुट्टो साहब ने अवाम को ज्वाइन किया। और कब ख्याल आया सर आपको कि मुझे भुट्टो को ज्वाइन कर लेना चाहिए, भुट्टो साहब को? उससे उस वक्त में आई थिंक चंद ऐसे भी पॉलिटिशियन थे जो कुछ सही भी थे और कुछ करप्ट भी थे। तो भुट्टो साहब को आपको ज्वाइन करने का कब ख्याल आया? मुझे सही अगर आप पूछें तो भुट्टो साहब अयूब खान की काबीना में हमें तो मिसफिट नजर आते थे। कहाँ भुट्टो साहब, कहाँ अयूब खान? अयूब खान एक आमिर, एक फौजी जर्नल, भुट्टो साहब एक सिविल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी पर बिलीव करने वाले एक ब्रिलियंट, बहादुर, ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता। तो इस तरह से मैं और फिर भुट्टो साहब का इंटरेक्शन
उनके नेगोशिएशन जो कश्मीर पर वो कर रहे थे भारतीय वजीर खारजा के साथ, तो ये सारी चीजें स्टॉक होके हमें इम्प्रेस कर रही थी। न सिर्फ इधर, जब मैं हिंदुस्तान में था तालिब इल्म की हैसियत से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था, तो ये चीजें इंस्पायर कर दी थी। बाद में जब 62 में मैं पाकिस्तान आ गया तो भुट्टो साहब को देख के तो मेरा ख्याल है हसरत हमारे दिलों में पैदा होती थी कि काश ये हमें मिल जाए तो इनकी क़यादत में हम पाकिस्तान को एक जमहूरी लिबरल एमेंसिपेटेड माशरा बनाएं। तो ये वक्त वो आया जब ताशकंद में इख्तलाफात पैदा हुए भुट्टो साहब के, उन्होंने मुस्तैफ़ी हो गए वजीर खारजा की हैसियत से, अवाम के पास आए तो हम उनके पीछे दौड़े और जाके मुलाकात की और कहा कि साहब ये खुदा का शुक्र है कि आप अवाम की सफ़ों में हैं इस वक्त और अवाम चाहते हैं कि आप एक जमहूरी, एक लिबरल, एक डेमोक्रेटिक और एक यानी कहना चाहिए सेकुलर पार्टी बनाएं जो मुल्क के अंदर ऐसा एजेंडा दे जो जमहूरी हो। तो यहाँ दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। और एनडी साहब, उस वक्त के जितने भी पॉलिटिशियंस थे जो पॉलिटिक्स में आने से पहले ये सोचते थे कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, और एक जद्दोजहद होता था, एक उनके अंदर एक जुनून होता था अपने मुल्क के लिए कुछ करना, उनके लिए जंग करना, आवाम की ज़रूरत पूरी करना, और सब पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस आते थे। और आज का जो हमारा जो वक्त है, जो हम देखते हैं, उसमें कोई भी आके पॉलिटिशियन बन जाता है, और यूथ जो हमारी यूथ है वो उसे सपोर्ट भी करती है बिना कुछ सोचे समझे। तो उस वक्त में और इस वक्त में आपको क्या फर्क नजर आता है? बिल्कुल बजा कर रही हैं। देखिए, वक्त तो बदलता है। जिस वक्त का मैं तस्करा कर रहा हूँ वो दिन है जबकि मुल्क में एक आमरीत 10 बरस से मुसल्लत थी, तो लोगों में एक एजिटेशन पैदा हो रहा था, लोग रास्ता तलाश कर रहे थे। और भुट्टो जैसे लीडर जो एक रेवोल्यूशनरी जहन रखते थे, जिनकी पर्सनालिटी बड़ी क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी थी, जिसे कि तिलस्माती पर्सनालिटी, जहां वो चले जाते थे लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाते थे, सैकड़ों उन्हें देखने के लिए होते थे। लेकिन इसके पीछे क्या कुव्वत थी? इसके पीछे उनका कैरिस्मा था, उनकी तिलस्माती कुव्वत थी, जहां वो उनके बात करने का अंदाज, उनका फलसफा, उनका अपना जद्दोजहद, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, ब्रिलियंस, ब्रेवरी। वरना तो लोग जो है जब उनके ऊपर मुश्किल के लम्हात आते हैं तो अपना मुल्क छोड़कर जलावतनी में चल जाते हैं साइन करके 10-10 साल के लिए। भुट्टो साहब के ऊपर ये वक्त जब इम्तहान का आया, वो 51 बरस की उम्र में सुल्तान टीपू की तरह तख्ते दार पर गए, सर झुकाया नहीं, मुल्क नहीं छोड़ा, और उन्होंने कहा कि आई डाई इन माई कंट्री। बहुत लोगों ने मशवरे दिए कि आपके लिए रास्ता है, आप बाहर चले जाएं, सियासत से तायब हो जाएं, तो उन्होंने नफरत से इन बातों को का जवाब ये दिया कि मैं इस धरती की, इस जमीन की, इस मट्टी की पैदावार हूं, इसी में मिल जाऊंगा, लेकिन मुल्क नहीं छोड़ूंगा। तो किसके पास है ये फलसफा? अभी तो लोग जो है वो अजीब अजीब किस्म की सियासतें करते हैं, इनकलाब की बातें करते हैं। इनकलाब नारे से नहीं आता, इनकलाब ख्वाहिश से नहीं आता, इनकलाब जद्दोजहद से आता है। और भुट्टो साहब का अगर आप मवाजना करें, इस सदी के जो लीडरान गुजरे हैं, चेयरमैन माओ त्से, चू एन लाई, फिडेल कास्ट्रो, यासर अराफात, डॉक्टर सुकार्नो, तो उनका कद बहुत बुलंद कद था, क्योंकि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते थे। और आप देख लें उनके कारनामे जो उन्होंने किए हैं, मुल्क को जो 25 बरस से तरस रहा था दस्तूर के लिए, दस्तूर नहीं था इस मुल्क के पास। भुट्टो पहली शख्सियत थे जिन्होंने कौम के तमाम मुंतखब लीडरों को एक जगह पर जमा किया और 1973 का ऐसा दस्तूर बना के दिया जिस पर सब मुत्तफिक हुए, और जो आज भी हमारे मुल्क की सलामती की जमानत है 1973 का दस्तूर। तो भुट्टो साहब ने, और खाली यही नहीं, उसके बाद उन्होंने खित्ते का पूरा जायजा लिया, जनूबी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जिसे कहते हैं, वहाँ हिंदुस्तान। उस दौरान आप साथ होते थे एनडी साहब? बिल्कुल, हम तो साथ, मैंने अर्ज किया ना आपसे, हसरत भरी निगाहों से उन्हें हिंदुस्तान में तालिब इल्म की हैसियत से भी देखते थे, और जब पाकिस्तान में मैं आ गया माइग्रेट करके, तो यहाँ भी वो हसरत हमारे दिल के अंदर थी कि काश भुट्टो साहब की क़यादत हमें मिल जाए, काश इनके साथ काम करने का मौका मिले। लेकिन चूंकि वो एक आमिर की काबीना का हिस्सा थे और न हमारी पहुंच थी उन तक, लेकिन जैसे ही उस काबीना से निकले और आवाम से आ मिले, तो हम तरक्की पसंद तालिब इल्मों ने, असातिज़ा ने, जो जमहूरियत चाहते थे, जो एक ऐसा मुआशरा चाहते थे जिसमें टॉलरेंस हो, जिसमें सब इकट्ठे होकर मुल्क की खिदमत करें, तो हमने उन्हें ज्वाइन किया। तो डे वन से, यानी जिस दिन से पार्टी बनी है, मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ, क्योंकि मैं इसके बानी अराकीन में से हूँ। मेरे ऊपर तसल्लुत किसका है? भुट्टो के अफकार का। मेरे ऊपर गलबा का है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के उस अमल का जो उन्होंने आपने
सब दौर देखे हैं, भुट्टो साहब का भी दौर देखा, बीबी का भी दौर देखा, अब आसिफ अली जरदारी साहब का भी दौर देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे अच्छा दौर कौन सा था? मेरे ख्याल भुट्टो साहब के दौर का था, आप मवाज़ना ही नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो एक तो पीरियड वो जो था, क्या रीजन क्या था इंडी साहब, ये रीजन जानना ब्रिलियंस, उनकी जहानत, उनका कैरिस्मा, उनका अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने का एक तरीका, अपने मैसेज को कन्वर्ट करने का, बहुत आर्टिकुलेट थे, बहुत ब्रिलियंट थे। और अंग्रेजी जबान पर तो उन्हें महारत थी, लेकिन जब अवाम में आए तो एक उर्दू का डिक्शन दिया लोगों को, और यानी लोगों का जुज़ बन गए। भुट्टो साहब को अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखें तो वो एक जलसा-ए-आम में तकरीर करते हुए कहते हैं, मैं और क्या करूं तुम्हारे लिए, मैंने जमहूरियत दी है, दस्तूर दिया है, मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। और भुट्टो साहब फिर मजमे में जहां लाखों से कम तो उनका इज्तिमा ही नहीं होता, वहां कहते थे एक भुट्टो मैं हूं, एक तुम हो जो यहां नीचे बैठे हुए। तो सबको यानी ज्वाइन कराया उन्होंने इस तहरीक के साथ, सब लोगों को मुत्तहद किया, और किसी भी इत्तेहाद के बगैर कोई मुल्क हमारे वजूद में नहीं आता है। मैं ये समझता हूं कि भुट्टो साहब के दौर से मवाजना करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बाद में जब भुट्टो साहब को तख्ता-ए-दार पर बतौर इस सजा के चढ़ा दिया गया तो वो सुकरात की तरह से जिंदा हो गए। आज भी उस कब्र पर जो गड़ी खुदा बख्श में है, वहां से मैसेज पूरे मुल्क को मिलता है। जमहूरी निज़ाम में भी अगर आप तज्जिया करें तो दो कुव्वतें हैं, एक भुट्टो दोस्त और एक भुट्टो दुश्मन, एक भुट्टो को चाहने वाले, एक भुट्टो से नफरत करने वाले। नफरत वो लोग करते हैं जो ताकूती कुव्वतों का हिस्सा है, जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, जो चेंज नहीं चाहते, जो स्टेटस को है, और मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो तरक्की चाहते हैं, जो तब्दीली चाहते हैं, जो अवाम की फलाह बहबूद चाहते हैं। और आप देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी पर कितनी मुश्किलें आई, कोई पार्टी मवाजने में नहीं आ सकती पीपल्स पार्टी। बाकी तो ऐसे लीडर हैं कि जब गले पर आया तो गला बचा के निकल गए। बाज़ ऐसे लीडर्स हैं कि यहाँ इनकलाब की बातें करते हैं, लेकिन इनकलाब की तकरीर करने के बाद फिर पता लगता है इंग्लिस्तान में। इंडी साहब, आज जो हालात हम देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, मुल्क के साथ जो कुछ भी हो रहा है देख रहे हैं, सब अवाम को भी पता है। आपको क्या लगता है अगर भुट्टो साहब आज जिंदा होते हैं तो क्या ये सब कुछ होता या पाकिस्तान बदलता? एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मेरे साथ एक पैनल डिस्कशन हो रहा था, तो एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि अगर आज भुट्टो साहब जिंदा होते या बेनज़ीर जिंदा होती तो वो तो अपना पेशानी पीट लेते पीपल्स पार्टी की हालत देख के। तो मैंने कहा, मैंने जवाबी उससे सवाल किया, मैंने कहा कि अगर आज कायदे आज़म जिंदा होते तो इस पाकिस्तान को वो भी अपना सर पीट लेते। तो इस पे एंड हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो चल रहा था। तो बात सीधी सादी सी ये नहीं है, बुनियादी बात यह है कि वक्त बदलता है, और जो लीडर आगे आता है, जो अवाम की रहनुमाई करता है, वो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आता है। भुट्टो साहब ने अपने दौर में एक रास्ता दिया, इज अ लॉन्ग वे टू रीच, एक लंबा रास्ता जिसको अबूर करके आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो वो पीरियड भुट्टो साहब का था जब दुनिया बटी हुई थी, दो ब्लॉक्स के अंदर कोल्ड वार चल रही थी। उसमें पाकिस्तान को न सिर्फ उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल सतह के ऊपर, बल्कि मुकामी सतह में भी अगर अवाम को कोई चीज़ दी, वैसे तो बेशुमार चीज़ें दी, दस्तूर दिया, एटॉमिक एनर्जी दी। एटॉमिक एनर्जी इसलिए डिटरेंट फोर्स के हैसियत से, वरना इस खत्ते के अंदर एक बड़ा मुल्क मारिज़ वजूद में है जिसने दिल से आज तक पाकिस्तान को कबूल नहीं किया, जिसे मौका लगता है तो साजिशें करता है, रेशा दबानियाँ करता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो भुट्टो साहब ने ये एटमी सलाहियत दे के इस खत्ते के तवाज़ुन को बरकरार रखा है। तो इसी तरह से अवाम को सबसे बड़ी चीज़ भुट्टो साहब ने अगर दी, रोज़गार, बुनियादी मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ जो ना मिटने वाली, ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, वो शऊर दिया। लोगों को ये आगाही दी कि आप इस मुल्क के हुक्मरान हो, आप गरीब लोग ताकत का सरचश्मा हो, आप हाकिम हो इस मुल्क के, अल्लाह ताला की तरफ से आपको मुस्तफीज किया गया है कि मुल्क पर हुकूमत करो। ये शऊर भुट्टो साहब ने दिया जो कभी नहीं मरेगा, और जिस शऊर का आज नतीजा है कि बार बार गैर जमहूरी क़ुव्वतें आने के बावजूद भी फिर जमहूरियत बहाल होती है। सारी सियासी पार्टियां भुट्टो साहब से इख्तलाफ रखने के बावजूद और अपने एजेंडे की तायीद करने के बावजूद कहते हैं कि 73 का दस्तूर बहाल करो। एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको बना के दिया जो वफाकी है, जमहूरी है, इस्लामी है, अवामी है, और जब ताकूती क़ुव्वतें आ जाती हैं तो सब इस पर मुत्तफ़िक़ होते हैं कि 73 का दस्तूर बहाल है।